मैं समझ रही हूँ अभी कुछ दिन क्लास में हैं और आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हो अबाउट आंसर राइटिंग, अच्छी बात है। आंसर राइटिंग पे ध्यान देना बहुत अच्छी बात है। शुरुआत से आप ये मत सोचिए कि मुझे एक प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाए और फिर मैं अपने सारे आंसर उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेट कर लूँ। नहीं, पहले आप जितना आपको आता है ना लिखो, कोशिश करो, सोचो। और सच बोल रही हूँ, बस एक हैबिट आप अपनी बना लो। अपना ये मत सोचा करो कि ये एक क्वेश्चन मुझे मिल गया, इसका मुझे आंसर लिखना है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे उस आंसर पे लिख के देखा, एक बार आंसर लिख दिया, उसके बाद कॉपी बंद। नहीं, सेल्फ इवेल्युएशन करिए आप। एक बार आंसर लिख लिया, उसको खुद से एक बार रख दो थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद आप अपने आंसर को खुद से चेक करके देखो। खुद चेक करने से पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, ठीक है? मैं सिखाऊंगी आपको कि क्वेश्चन को स्प्लिट करके पहले ये जानना जरूरी है कि पूछा क्या है ना? यूपीएससी के जो कुछ पीवाईक्यूज हैं उनको हम यहाँ पर रखकर उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और इसमें क्या लिखा होना चाहिए। प्रैक्टिस सेशन कराऊंगी मैं आपकी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसमें जुड़ सकते हैं, वो भी प्रैक्टिस सेशन बिल्कुल अपने, चाहे घर पे बैठो, ऑफिस में बैठो, कहीं पे भी बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हो, दैट डजंट मैटर। आपका ध्यान अगर 15-20 मिनट के लिए अगर बनता है क्लास में, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, दैट इज वेरी गुड। तो आप शुरुआत से परफेक्शन की तरफ जाओगे तो आपकी जो ओरिजिनलिटी है ना वो नहीं आएगी, और आप हमेशा डाउट में रहोगे, डर में रहोगे मैंने जो लिखा है सही लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि आप उस मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग अपने आप को जज कर रहे हो। समझ रहे हो? शुरू में मैं एक मॉडल आंसर आपको दे दूंगी तो आप अपने हर आंसर को लिखने से पहले उस मॉडल आंसर को पढ़ोगे कि ये वाली लाइन ऐसे लिखी गई है तो मैं भी अपना आंसर कुछ इसी तरीके से लिख के देखूं। किसी को मत देखिए, किसी को मत देखिए, सिर्फ यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी मॉडल आंसर किसी भी स्टूडेंट का लिखा हुआ, किसी भी आईएएस एस्पिरेंट का लिखा हुआ, किसी भी टॉपर का लिखा हुआ, किसी भी टीचर का लिखा हुआ, कोई फाइनल आंसर नहीं होता है। उससे भी बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। किसी का भी आंसर, मेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन को समझ गए और वही लिखा है जो क्वेश्चन ने पूछा है, तो आपका आंसर गलत तो है ही नहीं। बस डिपेंड ये करता है कि आपने कितने सही तरीके से लिखा है, फ्लो कितना है आपके आंसर में। और ये चीज कैसे आएगी? खुद से जज करिए बेटा, अपना आंसर लिखो, उसको थोड़ी देर बाद खुद चेक करो, पढ़ के देखो। आपको सच बता रही हूं मैं, आपको पता चलेगा आपने कहाँ गलती की। जहां ये लग जाए कि यहां मेरी गलती हो गई है, उसी आंसर को दोबारा लिख कर देखो। मैं आप लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम बताती हूँ, सिर्फ आपकी नहीं है, ये लगभग सभी आईएएस एस्पिरेंट के, किसी भी, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, हम भी स्टूडेंट थे, हम भी गलती करते थे, सबकी आदत होती है। हम क्या करते हैं ना, हम टारगेट्स रखते हैं अपने कि मुझे दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे दिन में 5 आंसर लिखने हैं। तो हमने चैप्टर कंप्लीट किया, 5 आंसर लिखे और हम सोचते पीछा छूटा, इससे हो गया मेरा आज का काम। बहुत जल्दी हम जो है ना अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी से फ्री होना चाहते हैं। धीरे धीरे रियलाइज करिए आप, यही फॉर्मेट बाकी सब फॉलो करते हैं। जब आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे एक चैप्टर खत्म करना है, तो ईमानदारी से बताना, पेज नंबर कौन कौन देखता है? कितने पेज हैं इस चैप्टर में? कितने पन्ने का है ये अध्याय? पहले देख लेते हैं ना। 10 पेजेस का है ये चैप्टर, इस चैप्टर में 20 पेज लगेंगे, पढ़ने पड़ेंगे 20 पेज। शुरू का पहला पेज बहुत अच्छे से पढ़ा, दूसरा भी अच्छे से पढ़ा, तीसरा भी अच्छे से पढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे जो ये जो बैटरी है ना थोड़ी डाउन होना शुरू हो जाती है, फिर ये दिमाग में आना शुरू हो जाता है, अभी तो 17 पेजेस बाकी हैं, अभी 15 पेज बाकी हैं, अभी 12 पेज बाकी हैं। उसके बाद पेज नंबर चलता है आपके माइंड में और आप सोचते हो स्पीड थोड़ी बढ़े और ये 20 पेज पूरे हों। टारगेट ये नहीं होता कि उस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझ में आए, टारगेट ये हो जाता है कि ये 20 पन्ने पूरे हो जाएं।
आप खुद को जज तो करो एक बार, आप देखो तो सही, आप खुद को महसूस तो करो कि आप सच में पढ़ने के नाम पे आप क्या कर रहे हैं। किसी दिन जब आप पढ़ रहे होते हो ना, सुपरवाइज करो खुद को। जब पढ़ रहे होते हो ना रिदम में, तब एक बार खुद को थोड़ा सा रोक के और देखा करो, एनालाइज किया करो खुद से, सच में जो 3-4 पेज पढ़ लिए वो समझ में आए हैं, वो बैठा है यहाँ, या सिर्फ 4 पेज पढ़े गए बस। 90% लिखवा लो मुझसे। 90% टाइम्स क्या होता है ना, आप हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हुए चले जाते हो। सब्जेक्ट जो भी हो, वो कॉन्सेप्ट वो जो भी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। क्योंकि जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो जो कंसंट्रेशन है ना वो कुछ टाइम के लिए रहेगा, उसको बार बार जगाना पड़ता है उसको, हाँ ध्यान है, नहीं ध्यान है। और अगर बस आप पढ़ते चले गए, लाइनों को पढ़ते चले गए, तो बीच में एक बार रोक के खुद से पूछा करो कि जो 10 पेज पलट चुके हैं ना, उसमें से कितना ग्रस्त किया, कितना समझ में आया है। तब आपको रियलाइज होगा पढ़ तो पूरा पेज लिया, पूरा चैप्टर लिया या आधा चैप्टर लिया, समझ में नहीं आया, क्योंकि शायद सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के निकल गए। हिंदी वाले हिंदी पढ़ के निकल जाते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ के निकल जाते हैं, कुछ ही चीजें समझ में आती हैं। इसलिए जब कोई भी चैप्टर पढ़ो, एक नोटबुक अपने पास रखो, जो जो आप पढ़ते जा रहे हो उसके जो जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो अच्छी टर्म्स हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में लिखते रहो। सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दोगे, दिमाग सुन्न हो जाता है, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते आपको भी नहीं पता चलेगा आप कहाँ पहुंच गए। सामने किताब रखी रहती है, आप कहीं और भ्रमण कर रहे होते हैं। रियलिटी है ये। तो अपने दिमाग को ना बार बार जगाए रखने के लिए क्या करना होता है, आप साथ में नोटबुक रखो, साथ में लिखते चलो, जो अच्छे अच्छे पॉइंट है उसको लिखते चलो। लेकिन ये मत कर लेना कि जो लिख लिया है उसी को ये सोचो कि अब बुक साइड में, अब इसी को पढ़ेंगे। ये नहीं, ये मत करना। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से आंसर लिखना, ठीक है। खुद पे प्रयोग करके देखो, दिन में 2 क्वेश्चन लिखने की आदत बनाओ, और अपना एक आंसर तब तक लिखो जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ मैं अब जो क्वेश्चन में पूछा है उसके आसपास पहुंच गया। शुरुआत से मत एक्सपेक्ट करो कि आपका आंसर परफेक्ट होगा। पहला आंसर, पहली बार जब कोई भी आंसर लिखना शुरू करता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, परफेक्शन शुरू में कह ही नहीं सकते आप परफेक्ट। होता क्या है परफेक्ट? ऐसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि बेहतर करने की, आंसर को बेहतर करने की, उसको और इम्प्रोवाइज करने की गुंजाइश हमेशा रहेगी। बस आप अच्छा लिखो, आप साफ सुथरा लिखो, प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए कि चेक करने वाले को लगे कि आपने कुछ अच्छा आंसर लिखा है। कई बार आप अपनी कॉपियां दिखा करो, कई बार मैं आपको बोलती हूँ जरा अपनी कॉपी दिखाइएगा। अब इतनी दूर से इतने बच्चों की कॉपियां समझ में तो आती नहीं है, मतलब पूरा क्या क्या एक एक वर्ड लिखा हुआ ये तो नहीं समझ में आता। हाँ, लेकिन आपकी कॉपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि नोट्स कितनी सफाई से लिखे हैं और बस लिखते ही जा रहे हो, एक एक कोना भर दिया पूरे पेज का, कहीं जगह ही नहीं छोड़ रखी, सारी चित्रकारी उसी में कर दी, सारी क्रिएटिविटी उसी में लगा दी, फुल यूटिलाइज कर लिया पूरे पन्ने को। वो पन्ना, वो जो पेज होता है ना, वो भी कहता है बस कर, अब मेरी जान निकल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं। आपकी जब कॉपियां ऐसे दिखती है ना, कॉपी ऑर्गेनाइजेशन दिख जाता है, प्रेजेंटेशन दिख जाता है कि हाउ डू यू मेक नोट्स, और उससे समझ में आ जाता है कि हाँ आप सही ऑर्गेनाइजेशन वाले, मतलब अपने आप को ऑर्गेनाइज करने वाले बच्चे हो। ये समझ में आता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलते हो, चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट करना आपको आता है। इसलिए क्लास नोट्स हो, हैबिट ऐसी ही बनाओ। रफ और फेयर वाला कोई काम नहीं होता। यूपीएससी की तैयारी है ये बिल्कुल मत करना पहले मैं रफ नोट्स बनाऊं, घर जाके उनको फेयर करूं। इतना टाइम क्यों गवा रहे हो सिर्फ चीजों को कॉपी करने में? ना, कोई जरूरत नहीं है इतना टाइम वेस्ट करने की। आपको बहुत पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। और मैं कह रही हूँ 10 से 15 दिन अपने आप को एक टास्क दो, या जब तक कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास चल रही है ना, एकदम नए फॉर्म में आ जाओ, प्रैक्टिकल एजुकेशन वाले फॉर्म में आ जाओ।
हालांकि हमारे स्कूल कॉलेजेस का कहीं ना कहीं इसमें बहुत, हम कह सकते हैं, कमी है ये कि सिर्फ रटना याद करना सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली उस पर काम करना नहीं सिखाया जाता, सेल्फ एनालिसिस नहीं सिखाया जाता, सेल्फ इवेल्युएशन नहीं सिखाया जाता। जब तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास चल रही है, जो क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए। उस दिन जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है, यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखिए कि इससे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, पीटी में कैसा क्वेश्चन पूछा है। अब आपने टॉपिक पढ़ लिया, अब अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है और क्वेश्चन समझ में आने के बाद आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इसमें लिखना क्या है, देखो कितना अच्छा लिखा गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन क्वेश्चन समझ में आ जाना और ये समझ में आ जाना कि मुझे इस क्वेश्चन में लिखना क्या, इसके आंसर में मुझे लिखना क्या है, इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, साथ साथ में ये काम करके देखो, ठीक है, आपको सही में फील होगा कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हो। दिक्कतें आएंगी क्योंकि जो आलस है ना, उसने आदत खराब कर रखी है सबकी। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम हम एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के नोट्स हम बना लें क्या, साथ साथ में नोट्स बना लें क्या। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, उसी से पूछा, मैंने कहा बेटा जब आप कोई भी नया सब्जेक्ट उठाते हो पढ़ने के लिए, ठीक है, एनसीईआरटीज वगैरह स्कूल में आपने बहुत पढ़ी हैं, स्कूल में पढ़ के ही आए हो, 12th करने के बाद ही आप यहाँ तक आए हो। आप ये बताओ, कोई भी चैप्टर हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, जब आप उसे पढ़ते हो, फर्स्ट रीडिंग जब आपकी लगती है उस बुक में, तो फर्स्ट रीडिंग में कितना % आप उस चैप्टर का समझ पाए। चलो आपसे ही पूछते, कितना % आप समझ जाते हो, ईमानदारी से बताना, इसमें कोई बेईमानी मत करना खुद के साथ। ये बताइए आप कितना % समझ लेते हो पहली रीडिंग जब आप किसी भी नए चैप्टर की लगाते हो, तो बताइए। और थोड़ा बहुत ध्यान से आपने पढ़ा, 25, 30, ठीक, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और पढ़ लिया। अब पहली रीडिंग की बात कर रही हूँ, 30-40% तक आप पहुंच गए। उसी रीडिंग में कुछ बच्चों की आदत होती है, वो पढ़ते जाते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस को साथ साथ में दूसरे नोटबुक में कॉपी करते जाते हैं, ठीक है। उनको लगता है जैसे वो आता है ना, सार लिखना कहानी का, ऐसे हमने चैप्टर का सारांश लिख दिया, सार लिखते ना, कर दिया इसको हमने 100 की जगह इसको 30% में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसी नोट को पढ़ेंगे। अब एक बात बताइए, जब पहली बार में आपको समझ में ही 30% आया बहुत अच्छे से, 30% अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाया हुआ नोट्स एग्जाम में कितना ही हेल्प करेगा आपको। जब आप बुक में पढ़ते हो ना, तो वहां पे प्रॉपर एक स्टोरी के फॉर्मेट में चीजें चलती हैं, कंटिन्यूएशन, एक फ्लो में चीज चलती है। एक इवेंट के बाद जब दूसरा इवेंट स्टार्ट किया जाता है ना, तो जो लिखने वाला है ना, जिसने वो किताब लिखी है, वो उसके बीच में कनेक्ट करता है, कनेक्शन बनाता है, एक फ्लो बनाता है, ताकि दूसरे कॉन्सेप्ट, मतलब एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट हुआ जाए। अब आपने सीधी सीधी लाइनें लिख ली, फ्लो टूट गया, अब आपकी समझ वहां खत्म हो जाती है। जब आपने बुक पढ़ना बंद कर दिया, उसी नोट्स को आपने जब पढ़ना शुरू कर दिया ना, अब फ्लो बीच में टूट गया, अब आप सिर्फ लाइनें रटोगे, उसको मगअप करने की कोशिश करोगे, उसको याद करने की कोशिश करोगे। फिर वो जो लिखा है ना, वो 30% नहीं बचा, अब वो आपके लिए उस सब्जेक्ट का 100% है वो। अब आप उसको याद करोगे, उसी को याद करने में लगे रहोगे। मैक्सिमम कितना % याद हो जाएगा उसका, मैक्स, उसी को 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार पढ़ लिया, 70-80%। लाइन बाय लाइन पूरा ही रट लिया, तब भी 80%, 85% है ना। वो 80% किसका है, वो इस 30% का है। फिर जब आप उस 80% की नॉलेज के साथ जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना, तो वो प्रेशर होता है। फिर उस 80% का जो होता है ना, उस 80% का 80% याद रहता है,
और जब क्वेश्चन के फॉर्मेट में जब 4 ऑप्शन नजर आते हैं ना, यूपीएससी के जो ऑप्शंस होते हैं ऑल आर वेरी क्लोज, लगता है ये भी सही है, ये भी सही हो सकता है, वहां जो 80% बचा हुआ होता है ना वो 50 पे आ जाता है। अब आप बताइए कहाँ पहुंच गए। कभी मत करना अपने साथ इतनी बड़ी गलती, मत करना। शुरू की 2 रीडिंग में एनसीईआरटी को कोई ये बोल दे कि मुझे इसने जो लिखा है, जो ये समझाना चाह रहा है ये बुक, मुझे सब समझ में आ गया, बहुत गलत है। क्योंकि एनसीईआरटी तो ऐसी हैं, उनको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको लगेगा ये वाला कॉन्सेप्ट पिछली बार तो सब पढ़ा ही नहीं था मैंने। बिटवीन लाइंस स्टडी करना कहते हैं उसको, बार बार पढ़िए उसको। ईमानदारी से बताना, आपने जितने सब्जेक्ट आपके पूरे हो चुके उसमें से कितने सब्जेक्ट की एनसीईआरटी एक बार पढ़ ली, एक बार कंप्लीट। अगर किसी ने बोला कि ये सब्जेक्ट 6 to 12 कवर करना है तो 6 to 12 आपने एक बार सारी पढ़ ली, एक बार। बताए कर लिए किसी ने? अगर 6 to 12 कंप्लीट कर ली होती तो कॉन्फिडेंस से तुरंत बोल दिया होता। आपने पढ़ा होगा लेकिन आप फिर भी नहीं बोल पाए कि आपने पढ़ ली। पता है क्यों? बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। क्योंकि आपने जो पढ़ी है ना ब्रेक कर कर पढ़ी है। कभी 6th की पढ़ ली, कभी 8th की पढ़ ली, कभी 10th की पढ़ ली, कभी 11th के कुछ चैप्टर पढ़ लिए, 12th के। अगर आपने एक चैप्टर भी छोड़ दिया ना, ये दिमाग है सब कुछ, इसी का करना धरना है सब। अगर आपने एक चैप्टर भी छोड़ दिया ना किसी एनसीईआरटी का, किसी बुक का, तो ये दिमाग बार बार इंडिकेशन देता है द बुक इज इनकम्प्लीट। पूरा नहीं किया, काम पूरा नहीं किया। बचा है एक ही चैप्टर लेकिन दिमाग क्या कहता है? पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया काम। ठीक है, तो जो काम शुरू करो ना उसको पूरा करिए। तो सोचिए आपने अभी तक एक बार, जितने सब्जेक्ट हो चुके हैं उनकी एनसीईआरटीज एक बार कंप्लीटली नहीं पढ़ी हैं। तो यूपीएससी के लिए तो मैं खुद आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप कम से कम 3 रीडिंग लगानी है, आपको 3 बार पढ़ना है। जब एक बार आपने सब्जेक्ट के साथ साथ नहीं कंप्लीट किया तो 3 बार कब करोगे? जब इतने सारे सब्जेक्ट इकट्ठे हो जाएंगे तब। अब जो नहीं किया जाने दो, जो समय बीत गया उसको बदल नहीं सकते, समझ रहे हो ना? जो गया समय वो गया, उसको नहीं चेंज कर सकते आप। अब अपने आप को तैयार करो कि जो 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, जितनी मेरी क्लास हो रही हैं उस क्लास में जो कॉन्सेप्ट है वो मैं एनसीईआरटी से पढ़ूंगा। पेजेस के अकॉर्डिंग नहीं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। एनसीईआरटी के जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उसके पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं। आप सोच के देखो, वो 6th क्लास की एनसीईआरटी है लेकिन आप 6th क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस 6th क्लास की बुक की जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको यूपीएससी में मुझे कैसे यूटिलाइज करना है। अब ये कैसे समझ में आएगा? एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कंप्लीट, उसके बाद यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखिए। यूपीएससी के पीवाईक्यू से अच्छा कोई तरीका नहीं है खुद को जज करने का, अपने तैयारी का स्टेटस देखने का। इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं हो सकता। यूपीएससी की सुनो, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखो, वो आपको बताता रहेगा आप कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। तो अब अपने आप को चेंज करना है। और आंसर राइटिंग की जो बात थी उस पर स्पेशली सेशन रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आप लिख दो। ठीक है, और एक बार लिखना शुरू करिए आप, खुद से इवेलुएट करिए। और खुद से इवेलुएशन में अगर बोर होते हो ना तो अपनी कॉपीज एक्सचेंज करिए। ठीक है, नाम मत लिखो अपनी कॉपी पे, वैसे तो इतनी दोस्ती हो गई होगी, हैंडराइटिंग देख के समझ में आ जाता होगा किसकी कॉपी है ये। पार्शियलिटी नहीं करनी, दोस्ती दुश्मनी नहीं निकालनी, ईमानदारी से निष्पक्ष होके एक दूसरे की कॉपी चेक करिए। ठीक है, दूसरे की कॉपी में गलतियां बहुत जल्दी दिखाई देती हैं, तो जरा एक दूसरे की गलतियां बताइए। हो सकता है क्लास में एक दूसरे की गलती बताते बताते लड़ाई झगड़ा हो जाए आपका यहीं पे, है ना?
आप लिख रहे हो आंसर, प्लासी और बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ भारत की राजनीति पर, और यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाए, फिर हमें पता चले कि आंसर लिखने का परिणाम क्या हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं। और देखो, एक दूसरे की खूब कमियां बताओ, एक दूसरे के व्यक्तित्व की कमी मत बताना, आंसर की कमी बताना। इससे क्या होगा ना, पता चलेगा कि क्या क्या कमी है। और बहुत अच्छा रहता है कि कोई आपको कमी बता दे। इस फील्ड में जो आपकी कमी बता देगा ना, वही सच्चा मित्र है। और जो कह देगा तूने पूरा आंसर बहुत बढ़िया लिखा है, समझ जाना। तो कमियां निकालनी निकालनी, और बतानी भी है, छुपानी नहीं है, अगर सच्चे दोस्त हो तो। समझ गए? ऐसे ऐसे भी सिलेक्शंस होते हैं कि पूरा पूरा जो ग्रुप होता है, आसपास की रैंक से सब सेलेक्ट हो जाते हैं। एक दूसरे की हेल्प करिए, खुद की हेल्प सबसे पहले करिए, आंसर लिखिए, एक दूसरे से कॉपी चेक करवाइए। टीचर तक जाते जाते, पढ़ाने वाले तक जाते जाते वो कॉपी 2-3 बार चेक हो चुकी हो। ठीक है, जब एक दूसरे की कमियां बताई जाती है ना, तो उस पे काम ज्यादा अच्छे से होता है, क्योंकि ईगो हर्ट होता है वहां पे। आपके ईगो जितने हर्ट हो उतना बढ़िया है। एटीट्यूड तो बचना ही नहीं चाहिए। जब ये एटीट्यूड, ईगो से ये सब खत्म हो जाएगा ना, तभी बनोगे आईएएस एस्पिरेंट। ठीक है, यूपीएससी क्लियर करने का सोचिए, सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन का मत सोचिए। बहुत फर्क है इन बातों में, समझे जो मैंने कहा अभी? यूपीएससी प्रिपरेशन का मत सोचिए, यूपीएससी क्लियर करने का सोचिए। प्रिपरेशन तो बहुत करते हैं, और मैं सबसे यही कहती हूँ कि क्लियर करने का सोचिए। कुछ का नंबर इस बार आएगा, कुछ का अगली बार आएगा, आ जाए। ठीक है, चलिए, तो आज हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ रहे थे, और आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी। तो डिटेल्ड नोट्स इनके मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला जो है वो हम आज क्लास में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन उन चीज़ों के बारे में दूंगी, उसके बाद सिर्फ चीज़ों को याद करना बच जाएगा। समझने वाला जो है ना, वो क्लास में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। हालांकि अब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, मुझे इतनी उम्मीद है कि जो कुछ भी मैं पूछूंगी आप बता पाओगे। ठीक है, खुद में थोड़ा थोड़ा हर दिन अपना जो है चेंज को फील किया करो, कि कल से मैंने इतना सुधार किया अपने अंदर। सुधार तो हो रहा है आपके अंदर, मुझे ही दिखाई दे रहा है, तो आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा। दिख रहा है? नहीं दिखा? चलो ठीक है, ये भी एक अच्छे आईएएस एस्पिरेंट होने का गुण है। जब कहोगे कि हम पूरी तरीके से सुधर चुके हैं मैडम, मतलब उसका मतलब ये है कि अब आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है। आप कहोगे अब जो बस बेस्ट फॉर्म हमारा यही है। ठीक, चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो सुधारवादी आंदोलन था, ये 18वीं 19वीं शताब्दी में 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सुधार की एक प्रक्रिया आरंभ हुई। ठीक है, और हमने कल तक की, मतलब जो हमारा लास्ट लेक्चर था, वहां तक हमने जो भी सुधारवादी आंदोलन पढ़े, मेनली वो किससे रिलेटेड थे? वो हिंदू धर्म, हिंदू समाज से संबंधित थे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि इस शताब्दी में, इस टाइम पीरियड में जो सुधार हुए वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में सुधार हुए होंगे। जब सुधार की प्रक्रिया चलती है ना, तो उन सुधारवादी बातों का असर जो होता है ना, समाज के हर वर्ग पर पड़ता है, प्रभाव हर वर्ग के ऊपर पड़ता है।
डिपेंड ये करता है कि किस वर्ग ने सुधार करने की जरूरत को समझ लिया। ठीक है, अब एक चीज सोचिए, हिंदू धर्म में भी सुधार हुआ, इसके साथ साथ इसी टाइम पीरियड में इस्लाम धर्म में भी सुधारवादी आंदोलन शुरू हुए। इस समय जो पारसी धर्म था भारत में, उसमें भी सुधार की शुरुआत हुई। जो सिख धर्म था उसमें भी सुधार की शुरुआत हुई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक संप्रदाय में, धर्म में सुधारवादी जो आंदोलन चल रहा था, इसको आप समझाइए कि किसका प्रभाव था ये। सोचिए, किस चीज, किसका प्रभाव था ये? अच्छा, और सोचिए, और हिंदू धर्म में सुधार, मुस्लिम धर्म में सुधार या सुधारवादी आंदोलन, पारसी धर्म सुधार आंदोलन, एंड फोर्थ कैटेगरी इज सिख धर्म सुधार आंदोलन। सिख धर्म में सुधार के लिए जो आंदोलन चला, आप थोड़ा इसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझिए। जब ये चैप्टर शुरू हुआ था उस दिन मैंने आपसे कहा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में 18वीं 19वीं शताब्दी में चला, क्या हम इसको पुनर्जागरण ज्ञान उदय से जोड़कर देख सकते हैं? क्या इसकी तुलना की जा सकती? पढ़ा था ना, तो हमने तुलना उसकी की। अब आप समझिए 15वीं 16वीं शताब्दी, कनेक्ट करिएगा, 15वीं 16वीं शताब्दी वो टाइम पीरियड था जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण मतलब जागृति आना। जब जागृति आई तो लोगों ने क्या किया? अपने कौशल का बोध किया, अपने ज्ञान, अपनी रुचि का बोध किया, अपने मानव होने का बोध हुआ उनको। जब मानव होने का बोध हुआ तो व्यक्तिवाद की बात आई। ठीक है, जब व्यक्तिवाद की बात आई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने पढ़ाई लिखाई करना, आगे अध्ययन करना, नौकरी करना या कला और साहित्य के क्षेत्र में जाना, ये सब शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? कुछ ऐसे महान विचारक, ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी बातों से, अपनी कलाओं से उन्होंने क्या किया? लोगों तक अपने संदेश, अपने विचार पहुंचाए। उनके विचार कैसे थे? उनके विचार कैसे थे? उनके विचार थे कि आप एक मानव हो, मानवता के अधिकार होते, मानव होने के नाते आपका अधिकार है। कुछ दार्शनिकों ने व्यक्तिवाद की बात की। कुछ दार्शनिक, कुछ विचारक थे, उन्होंने शासन और जनता, शासन और जनता, इन दोनों के अधिकारों की बात की। इन्होंने अपने विचारों में रखा कि शासन कैसा होना चाहिए, जिसके ऊपर ये शासन लागू हुआ है, क्या उसकी इच्छा शक्ति जरूरी है शासन में? अगर उसे दबावपूर्ण अगर रखा जाएगा, उसे अगर सप्रेस करके अगर रूल किया जाएगा उसके ऊपर, तो वो रूल बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो उनका वो जो विचारक थे, देखो समझिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जब तक वर्ल्ड वाइड जो चेंज आ रहा था उससे कनेक्ट नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा, या फिर ये हो जाएगा कि आपका परसेप्शन ही छोटा रह जाएगा, आपकी सोच छोटी रह जाएगी। वो नहीं करना, हमें कहीं पे भी कमी नहीं रखनी। तो जो विचारक थे वो जब बात कर रहे थे कि जो शासन है, जिनके ऊपर, जिस जनता के ऊपर ये शासन लागू है ना, इस शासन में इसकी रुचि, इसकी इच्छा भी निहित होनी चाहिए। और अगर खुश है, ये खुश कब होगा? जब शासन ऐसी नीतियां बनाए, ऐसी योजनाएं बनाए जो इसके सर्वांगीण विकास के लिए सहायक हो। तो जैसे जनता के सर्वांगीण विकास, उनके अधिकारों की बात होने लगी, वैसे ही क्या आया? एक क्षेत्र में, समझना इस चीज को, शब्द पे ध्यान देना, एक क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग रहते थे, इन लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ के नागरिक होने का अधिकार मिलना चाहिए, ये भाव आने लगा। समझ रहे हो?
अपने इस भौगोलिक सीमा से जुड़ाव शुरू हुआ लोगों का, भौगोलिक सीमा से जो टेरिटरीज हैं इनसे जुड़ाव शुरू हुआ। मैं क्यों कह रही हूं, यहाँ पे 18वीं 19वीं शताब्दी है, मैं कनेक्ट कर रही हूं कि उस समय पूरे विश्व में क्या चल रहा था, कैसी विचारधारा चल रही थी। आप समझना इस चीज को, ठीक है। तो वहां पर पुनर्जागरण, ज्ञान उदय, और उसके बाद विचारकों और दार्शनिकों के विचारों से, उनके दर्शन से लोगों के अंदर जागरूकता आई, प्रेरणा आई। जो शासक वर्ग था उसको भी उसने भी ये सोचना शुरू किया कि वास्तविक रूप में हमारा शासन होना कैसा चाहिए, स्वरूप कैसा होना चाहिए शासन का। और जो लोग शासित हो रहे थे उन्होंने भी सोचना शुरू किया कि हमारे पर जिस प्रकार का, हमारे ऊपर जो शासन हो रहे थे, सही है क्या? सिर्फ कुछ लोग ये डिसाइड करें कि ये नीति रहेगी, इतना राजस्व देना पड़ेगा, और बाय फोर्स अगर राजस्व वसूला जा रहा है, बल का प्रयोग करके राजस्व वसूल कर लिया, तो जनता ये अपने आप में जागृति आने लगी कि किस अधिकार से इन्होंने राजस्व वसूला, कि हम इनकी भौगोलिक सीमा, इनके शासन की भौगोलिक सीमा के अंदर रहते हैं। समझ में आ रहा है? और अगर इनकी भौगोलिक सीमा के अंदर हम रहते हैं, इनके शासन के अधीन हम हैं, और हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है, हमारा अनिवार्य है अगर हमारे लिए राजस्व देना, तो इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। उस राजस्व के बदले में ये भी तो जनता के लिए कुछ करे, जनता को सुरक्षा दे, वो माहौल दे, वो अधिकार दे, वो स्वतंत्रता दे कि वो अपना विकास कर सके। अब वहां पूरे विश्व स्तर, मतलब यूरोप में क्या हो रहा था, लोगों की विचारधारा बदल रही थी, शासक वर्ग की विचारधारा बदल रही थी, और इस समय यूरोप में क्रांतियों का दौर था। जनता के द्वारा क्रांति, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए जनता इकट्ठी हो रही थी, क्रांति कर रही थी, अपने शासन से अधिकार मांग रही थी। समझ में आ रहा है? और जब ये खबरें, जब ये बातें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जब यूरोप से बाहर निकल रही थी, जब भारत तक ये पहुंची, भारत तक भी कैसे पहुंच गई, क्योंकि भारत में भी यूरोपियंस एक तरफ जब वो अपनी संस्कृति को भारत के ऊपर थोप रहे थे, है ना, जब उन्होंने एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करना शुरू किया, तो इंडिया के लोगों को यूरोप में क्या चल रहा है ये पता चलने लग गया, इसकी खबर हो गई। अब वो पढ़ने लगे। जब ब्रिटिशर्स से एजुकेशन के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो होनी चाहिए, माध्यम होना चाहिए इंग्लिश। कहा गया कि इंग्लिश माध्यम में कितने लोग पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा थोड़े बहुत, कुछ को पढ़ाइए, धीरे धीरे ज्ञान छन छन के सबके पास पहुंच जाएगा। ये उनकी सोच थी। अब हुआ यही कि जो लोग शिक्षित हो गए उनको यूरोप के बारे में पता चलने लगा, उनको पता चलने लगा अमेरिका में क्रांति हुई स्वतंत्रता के लिए, उनको पता चला फ्रांस में क्रांति हुई अपने शासन के विरुद्ध। फ्रांस की जनता ने क्रांति की, वहां के राजा को मृत्युदंड दे दिया, राजा और उसके सारे परिवार को उठा लाए कि यहाँ इतने बड़े महल में यहाँ रह रहे हो और फ्रांस की जनता तो भूख से मर रही है, आप यहाँ विलासिता लग्जूरियस लाइफ आप यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, चलिए यहाँ से। ले गए पेरिस। तब उस समय के जो विचारक थे उन्होंने कहा कि राजा और उसके पूरे परिवार को जनता उस जगह पर जो लेकर गई है जहां पे जो क्रांति की जड़ जिसे माना जा रहा है, केंद्र माना जा रहा है, वहां पर लेके गई और राजा इतना मजबूर हो गया कि जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि ये उसका क्षेत्र परिवर्तन नहीं है, ये जनता के द्वारा राजा की कैद है, पूरे शाही परिवार की। और जब राजा ने सोचा वेश बदल कर मैं बाहर निकल जाऊं यहां से, मेरी जनता क्रांति कर रही है, मैं रोक नहीं पाऊंगा, और जब वेश बदल के वहां से निकलने का सोचा तो उनको पकड़ लिया गया और राजा को मृत्युदंड, कुछ महीनों बाद रानी को भी मृत्युदंड। क्या था वो? क्रांति थी।
अब यहाँ पे राजा और रानी से आपको सिर्फ राजा रानी तक सीमित नहीं रहना, आपको सोचना शासन व्यवस्था के प्रति विरोध। तो एक तरफ यूरोप में इस तरीके की विचारधाराएं जहां व्यक्तिवाद, जहां पर क्षेत्र, जहां पर कि अगर ये क्षेत्र हमारा है, ठीक है, और इसके अंदर अगर जितने भी लोग रह रहे हैं और इसके ऊपर शासन करने वाली कोई व्यवस्था है, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्डर, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, वो राजनीतिक व्यवस्था यहां रहने वाले लोगों के अनुरूप होनी चाहिए। फ्रांस की क्रांति में बंधुत्व की बात थी, समानता की बात थी, स्वतंत्रता की बात थी, मुख्य शब्द थे, मुख्य विचार थे वहां के। और जब ये विचार, जब यूरोप से बाहर निकले, भारत तक जब ये विचार पहुंचे, तब लोगों ने सोचना शुरू किया कि एक तरफ विश्व के एक हिस्से में ऐसी क्रांति हो रही है, लोगों को अपने अधिकारों का इतना बोध हो रहा है, लोग अपने ही शासन के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, और हम हैं जो हमारे समाज, हमारे घर, हमारे परिवार में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे। वहां के लोगों ने बंधुत्व के नाम पर, स्वतंत्रता और समानता के नाम पर क्रांति कर दी, और हम आज भी विदेशी शासन से मुक्त तो तब होंगे ना जब हम अपनी रूढ़ियों से तो पहले मुक्त हो जाएं। यहां तो अभी तो क्षेत्रीय प्रभाव है, रूढ़िवाद है, धर्म का प्रभाव है, और एक ही परिवार के अंदर अंदर महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव है। तो उनके मन में विचार क्या आया? किसी शासन के प्रति क्रांति तब हो, पहले सुधार कहां हो? अपनी परंपराओं में हो, अपने समाज में हो, अपने धर्म में हो। और ये जो बदलाव की जो लहर थी ना, इसने किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा। हिंदू धर्म में भी प्रवेश किया, इस्लाम में भी प्रवेश किया, पारसी धर्म हो, सिखिज्म हो, हर जगह इसने प्रवेश किया। हर जगह सुधार के प्रयास किए गए अपने अपने स्तर पर। अब जब सुधार की बात आई तो दो तरीके की विचारधारा आई। कुछ लोगों ने ये कहा कि जो बदलते हुए जो विचार है ना, जो समानता की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, जो समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं कि एक महिला को शिक्षा की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, एक महिला को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, निम्न जाति के लोगों को भी समानता का अधिकार दिया जाए। किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग से संबंधित तो था नहीं। जहां जहां भेदभाव हो रहे थे ना, वहां वहां स्वतंत्रता और समानता की बात हो रही थी। और सोचिए, आपको नहीं लगता क्या भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला, उस पे फ्रांस की क्रांति का भी प्रभाव था? क्योंकि जहां वहां बंधुत्व की बात हो रही थी, वैसे ही भारत में भी क्या कहा जा रहा था? ये कहा जा रहा था सभी धर्म एक हैं, हम सभी समान हैं, सभी धर्म एक ही बात बोलते हैं, रास्ते सबके अलग अलग हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। बंधुत्व की भावना थी ना वो। तो जब सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे ना, तो ये कहा गया, मतलब कुछ लोग इस पक्ष में थे कि जो नए विचार आ रहे हैं ना, इन नए विचारों को ग्रहण किया जाए। और जो दूसरा पक्ष था ना, उन्होंने ये कहा कि हमारा धर्म, हमारा जो समाज है ना, पुराने समय में बहुत बेहतरीन था, नए विचारों की जरूरत नहीं है, तो पुराने समय से ही बेहतरीन था। हमें सिर्फ किस चीज की जरूरत है? पुनरुत्थान की जरूरत है। आज ये परंपराएं, जो बुराइयां हैं, ये अब शामिल हुई है, पहले ऐसा नहीं था। तो हम क्या करें? रिवाइव करें खुद को, और उसी समय में जो हमारी ओरिजिनलिटी है ना, जो वास्तविक जो हमारा धर्म है, उसको अपनाना शुरू कर दें। तो दूसरा जो पक्ष था वो कौन सा था? पुनरुत्थानवादी, रिवाइवलिस्ट, रिवाइवल का सोच रहे थे। ठीक है, अब ये दोनों ही जो एलिमेंट हैं, दोनों ही तत्व हैं, ये सभी धर्मों में मौजूद थे, हिंदू धर्म में भी, ठीक, इस्लाम में भी, बाकी सब में। अब समझना, हिंदू धर्म हम पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं इस्लाम में, इस्लाम धर्म की। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। इस्लाम धर्म ने कब ये रियलाइज किया कि हमारे समाज और हमारे धर्म में भी परिवर्तन होने चाहिए, फिर चाहे वो इसकी तरफ हो या फिर इसकी तरफ हो, दैट डजंट मैटर, वो अलग अलग चीजें, लेकिन सुधार होना चाहिए।
ये कैसे विचार आया उनके अंदर? तो मैं 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में जो मुस्लिम जनता थी, जो मुस्लिम जनसंख्या थी, उसकी जो स्थिति थी ना उस समय की, पहले वो बताऊं, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने जो बोला, जिस तरीके के सुधार के काम किए, क्यों की। ठीक है, देखो 18वीं शताब्दी जो थी, वहीं से ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था पूरा। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रयास में थी कि उसकी हमेशा से आदत थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हमेशा से आदत थी, उसने इस बात का ख्याल रखा कि भारत विविधताओं का देश है, और उसने हमेशा वर्गों के बीच में फूट डालने की नीति अपनाई, ताकि सब सारे वर्ग जितने भी लोग हैं आपस में कभी एक ना हो, इनके बीच में समानता का भाव नहीं आए, इनके बीच में बंधुत्व का भाव नहीं आए, ये अपने आप को अलग अलग महसूस करें, इनको रियलाइज कराते रहो कि अलग हैं ये, एक नहीं हो आप, अलग अलग हो। और इसीलिए उनकी नीतियां वैसी रही। कभी उन्होंने अपने जो प्रशासन था उसमें शामिल करने के लिए, लोगों को शामिल करने के लिए उन्होंने कभी हिंदू वर्ग को सपोर्ट किया, कभी मुस्लिम वर्ग को सपोर्ट किया, और अधिकांशतः उन्होंने किसको सपोर्ट किया? हिंदू वर्ग को, हिंदू को। रीजन बताते हैं, जब वो भारत आए थे तो भारत में असली सत्ता कौन से धर्म से जुड़े हुए शासकों के पास थी? अधिकांशतः इस्लामिक, है ना? अब एक बात बताइए, अगर वो एक राजनीतिक व्यवस्था को रिप्लेस कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो जिस वर्ग के विरुद्ध वो काम कर रहे हैं उसको सप्रेस करने के लिए दूसरे वर्ग को सपोर्ट करना ये जरूरी था। तो उन्होंने शुरुआत से क्या किया? प्रशासन में उन्होंने हिंदुओं को ज्यादा भागीदारी दी। ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया प्रशासन के लिए। अब ये दौर चलता रहा और पहुंच गए कहां तक? 1857 पे पहुंच गए। और जब 1857 आया तो यहां पर क्या हुई? क्रांति हो गई। 1857 का रिवॉल्ट हो गया। और जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी क्रांति के मुख्य केंद्र थे और क्रांति के मुख्य नेता थे, उन मुख्य नेताओं में से अधिकांश नेता कौन थे? मुस्लिम। अधिकांश नेता मुस्लिम थे। अब 1857 की क्रांति हुई और इस क्रांति का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दमन कर दिया। द रिवॉल्ट वॉज सप्रेस्ड। अब रिवॉल्ट तो सप्रेस हो गया और इसका बहुत बड़ा परिणाम ये निकला कि 1858 से कंपनी का शासन खत्म हुआ, है ना, और ताज का शासन शुरू। ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया। ठीक, अब ब्रिटिशर्स ने, अब वो भी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, ब्रिटिश कंपनी हो, शासन तो इनडायरेक्टली कर ही रहे थे ना, पहले भी ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे, पहले कंपनी के माध्यम से कर रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से खुद आ गए और भारत की जनता को कहा कि देखो कंपनी अत्याचार कर रही थी ना, इसको अभी हम हटा देते हैं यहाँ से, आप चिंता मत करिए, अब ब्रिटिश ताज यहाँ पर शासन करेगा, अब यहाँ सुधार किया जाएगा। ठीक है, 1858 में जैसे ही सत्ता ट्रांसफर हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि जितने भी क्रांति हुई उनमें अधिकांश नेता थे मुस्लिम। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो सत्ता थी वो खत्म हो रही है, इनका इन्फ्लुएंस, इनका प्रभाव खत्म हो रहा था। तो इन्होंने इस वर्ग को टारगेट किया, रियलिटी है ये, इस वर्ग को टारगेट किया गया, मुस्लिम वर्ग को, और इन्होंने ब्रिटिश की जितनी भी नीतियां थी ना, उन नीतियों में, चाहे शिक्षा कह लो, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा के केंद्र रखे गए। ठीक है, मतलब शिक्षा में भी प्रोत्साहन जो दिया, उसमें भी पार्शियलिटी, पक्षपात किया उसमें भी।
ठीक है, तो किसको उठाया इन्होंने? ब्रिटिशर्स ने हिंदू वर्ग को इन्होंने समर्थन दिया और इस वर्ग को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते चले गए। चाहे उस क्षेत्र के विकास की बात हो, वहां शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, नौकरियों की बात हो। अब सीधी सी बात है, जब शिक्षा में ही अगर पक्षपात हो जाएगा तो नौकरियों में तो होगा ही होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सबको समझ में आने लगा, 19वीं शताब्दी चल रही है, वैसे वैसे सबको समझ में आने लगा कि भारत में जो अगर हम सच में कमियां ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो खुद इस्लामिक जो समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय के जो नेता थे, उन्होंने ये कहा कि एक तरफ वैसे तो पूरे भारत में ही समस्या है, समानता की दिक्कत है, असमानता फैली हुई है, महिला पुरुष के बीच में भेदभाव है, उच्च और निम्न का भेदभाव है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर भी दिखाई देता है हिंदू वर्ग और इस्लामिक में। कहीं ना कहीं विकास का जो अंतर है वो दिखाई देता है। अब इस्लामिक रूलर जो लीडर्स थे कुछ, इन्होंने भी सोचा कि अब हमें भी अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। आप जितने भी सुधार के जो एक्ट देखोगे, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह की बात हो, हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा उसको पावर मिली, शासन ने सहायता की, कानून बन गया, सती प्रथा, ठीक है, कन्या हत्या, इन सब के लिए एक लाइन से जब ये हो रहा था कि अब शासन मदद कर रहा है, कानून पे कानून बने जा रहे हैं, ठीक है, अब इस्लामिक नेताओं ने भी सोचना शुरू किया कि हमें भी अपने समुदाय के बारे में सोचना चाहिए। अब देखो क्या हुआ, अब इस समुदाय के लोगों के अंदर जब जागरूकता आई, इन्होंने रियलाइज किया कि हाँ फर्क है, विकास का फर्क है, तो इन्होंने कहा कि क्या सारा दोष अब इनको देखो, वो कहते हैं ना, किया किसका किया हुआ था, ये डिफरेंस किसका क्रिएट किया हुआ था? ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिशर्स ने इस बात को कभी भी रियलाइज नहीं कराया हम भेदभाव कर रहे हैं, कभी रियलाइज नहीं कराया। और इसको 1857 से इसको खींच के कहां तक लेके चले गए? 1905। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया था। और जब उनसे पूछा गया विभाजन क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा प्रशासनिक दृष्टि से किया जा रहा है। और दूसरी तरफ धीरे से जो ईस्टर्न साइड की जो जनसंख्या थी, यहाँ के नेताओं को कहना शुरू किया, जरा देखिए वेस्टर्न बंगाल में डेवलपमेंट देखिए और ईस्टर्न बंगाल में डेवलपमेंट देखिए, देखिए आप कितने पिछड़े हुए हैं। क्योंकि वेस्टर्न बंगाल में अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी और पूर्वी बंगाल में अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी। अब इससे पहले कि कोई ब्रिटिशर्स को ये बोले कि भाई साहब ये आप ही की नीतियां हैं, क्योंकि बंगाल तो बंगाल था पहले, जो सुविधाएं आपने पश्चिमी तरफ की वो आपने पूर्वी तरफ क्यों नहीं की? लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी गलती नहीं दिखाई। उन्होंने क्या किया? पहले विभाजन किया और फिर कहा कि देखो भेदभाव है, आप इंफीरियोरिटी में जी रहे हैं, आपके समुदाय में शिक्षा का स्तर देखिए कितना कम है, आपके समुदाय में देखिए नौकरियां नहीं हैं, आपके बच्चे देखिए स्वास्थ्य का स्तर कितना कम है, कुपोषण है, गरीबी है, क्षेत्र में आपकी बस्तियों में विकास नहीं है, साफ सफाई की दिक्कत है। तो उन्होंने कहा देखिए आप अब आप महसूस करिए कि आप और इनमें आप कितने पिछड़ गए हैं। ये मानसिकता भरी गई, तभी तो जाके मुस्लिम लीग का गठन किया अखिल भारतीय स्तर पर। समझ में आ रहा है? तो 1857 हो या 1905 तक का सफर हो, कुछ मुस्लिम लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने इस चीज को रियलाइज किया। क्यों? जब पूरे विश्व से आप जब कनेक्ट होते हो ना, तो उन नेताओं ने क्या किया? उनके अंदर आया लॉजिकल थिंकिंग। क्या आया? लॉजिकल थिंकिंग। उन्होंने सोचना शुरू किया। उन्होंने कहा
कि मुस्लिम वर्ग के अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, हमारे समुदाय में भी बहुत सारी बुराइयां हैं। और वो बुराइयां कैसी हैं? हमारे समुदाय के, समाज के खुद की मान्यताओं की भी बुराइयां हैं। समझ रहे हो? हमारे खुद के समुदाय की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे धर्म की मान्यताएं हैं, हमारे समाज की जो मान्यताएं हैं, उनका भी परिणाम है कि हमारा समुदाय पिछड़ा हुआ है। और तब उन नेताओं ने कहा कि हमारे धर्म, हमारे समुदाय में भी पश्चिमी शिक्षा आनी चाहिए। हमारे समुदाय के लोगों को भी शिक्षा के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए, एजुकेशन सेंटर्स होने चाहिए, शिक्षा के केंद्र होने चाहिए। ऐसे ऐसे भी लीडर्स थे जिन्होंने कहा कि हमारे समुदाय में भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, तलाक देने की जो व्यवस्था जो इतनी आसान है, ठीक है, उसके खिलाफ भी आवाज उठाएगी। क्यों? क्योंकि पूरी लहर कैसी चल रही है? बदलाव वाली लहर चल रही है। तो यहां शासन समर्थन करे या ना करे, उन्होंने क्या किया? अपने समुदाय में सुधार करने के लिए खुद से खुद प्रयास किए, क्योंकि ये फर्क था, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में डिफरेंस क्रिएट हो गया था। और तब कुछ मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने कहा कि कुछ ने सपोर्ट किया कि हम नए विचारों को ग्रहण करेंगे, और जो पश्चिमी शिक्षा है ना, उन्होंने साफ कहा कि हमारे समुदाय की समस्या तब खत्म होगी जब पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव भारत में, हमारे समुदाय में भी आए। पश्चिमी शिक्षा का मतलब ये नहीं कि जो ब्रिटेन में पढ़ाया जा रहा है वो नहीं, यहाँ पर भी विज्ञान की बात हो, यहाँ पर भी तर्क की बात हो, यहाँ पर भी मानवता की बात हो, यहाँ पर भी समानता की बात हो। तो जब समानता की बात होगी, तर्क की बात होगी, तो धर्म का जो अंधविश्वास है ना, कि जो कुरान और हदीस में जो लिखा हुआ है वही जिस हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर दिया गया, देखो ये बहुत बड़ा अंतर है। एक्चुअल में जो लिखा गया है वो, और उसको व्याख्या कैसे की गई है उसकी, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जितने भी शिक्षा के केंद्र हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, कुरान और हदीस पढ़ाया जाता है, उनकी शिक्षाएं दी जाती हैं। तो इन शिक्षाओं से बच्चों को नौकरियां कैसे मिलेंगी? प्रशासन में जिस चीज की जरूरत है, जिस ज्ञान की जरूरत है, वो हमारे शिक्षा के केंद्र में हो, हमारे वो विषय पढ़ाए जाएं, तब तो जाके नौकरियां मिलेंगी ना। तब उन्होंने कहा कि कुछ तो हमारे धर्म की बेड़ियां भी हैं जिन्होंने ये डिफरेंस क्रिएट कर दिया और इस शासन को मौका दे दिया कि हिंदुस्तान के, भारत के एक हिस्से को इतना ज्यादा पिछड़ा बना दिया गया। और तब उन्होंने कहा कि शिक्षा के, जो हमारे यहाँ शिक्षा में सुधार होना चाहिए, और शिक्षा में सुधार किया जाएगा तो धर्म के जो कट्टरवादी जो लोग हैं वो क्या कहेंगे? अच्छा, अब आप मदरसा का विरोध कर रहे हैं या उसको कम समझ रहे हो, आप धर्म के खिलाफ उठोगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुरान हदीस पढ़ाया जाता है बच्चों को तो उससे उनका डेवलपमेंट नहीं होता? उन्होंने कहा होता है डेवलपमेंट, मौलिक शिक्षा मिलती है, धार्मिक शिक्षा मिलती है, पर जो प्रशासन को चाहिए वो शिक्षा नहीं मिलती। और प्रशासन में की शिक्षा नहीं मिलेगी अगर आज जो विज्ञान, जो गणित, ठीक है, जो जरूरी है, अगर ये शिक्षा अगर इनको नहीं मिलेगी तो आगे भी पिछड़े ही रहेंगे। तो लोगों को शिक्षित किया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, एजुकेशन सेंटर्स खोले जाएं ताकि इनको ये भी नौकरी में जाएं, ठीक है। और जब नौकरी में जाएंगे तो इनका जीवन स्तर अच्छा होगा, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या मान लीजिए ऐसे एजुकेशन से बाहर है तो वो क्या करेंगे? वही परंपरागत तरीके से जो उनका काम होगा उसी में लगे रहेंगे, चाहे कृषि हो या छोटे स्तर पर उद्योग चलाना हो, है ना, स्थानीय रूप से किसी चीज का निर्माण करना हो, वस्तुएं बनाना हो। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा ही स्तर बना रहेगा, चेंज करो इसे, एजुकेशन लेकर आओ, जॉब होंगी तो जीवन स्तर बढ़ेगा। जैसे जैसे जीवन स्तर बढ़ता है, यहाँ मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इस्लाम ही नहीं, हिंदू धर्म के भी लोग क्या सोचना शुरू कर दिए, मेंटेलिटी चेंज हो गई ना। पहले हिंदू धर्म में भी ज्यादा से ज्यादा सोचते थे कि 4 बच्चे हो जाएं, 6 बच्चे हो जाएं, 8 बच्चे हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय व्यवस्था ऐसी थी, उस समय कृषि प्रधानता ज्यादा थी, घर परिवार जितना बड़ा हो उतने ज्यादा
लोगों का सहयोग रहेगा, उतने ज्यादा काम करने वाले लोग रहेंगे। जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, सब लोग मिलकर काम करते थे। अब क्या हुआ, सब अलग अलग, और जब अलग अलग हो गए तो क्या हुआ, अपने अपने खर्चे खुद उठाओ। और अब समझ में आने लगा कि खर्चे ज्यादा हैं, तो 2 बच्चे अच्छे, या फिर एक ही हो तो भी बहुत। ऐसे ही मुस्लिम जनसंख्या जो उस समय जो मुस्लिम समुदाय था, उनके अंदर उन्होंने भी ये सोचा कि जब शिक्षा आएगी तो कहीं ना कहीं जनसंख्या के स्तर पर भी सुधार हो सकता है। लोगों को खुद से प्रेरित होना चाहिए इस चीज के लिए, कोई दबाव ना, खुद से प्रेरणा मिले उन्हें कि हम अपने समुदाय के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव करें। तो इसीलिए इस्लाम में सुधार की शुरुआत हुई। अब एक बात बताइए, जब इस्लाम में जब सुधार होगा तो इसका मतलब क्या है, चाहे वो ट्रिपल तलाक के बारे में हो, उस समय कुछ इस्लामिक जो लीडर्स थे उन्होंने ही आवाज उठाई, महिला शिक्षा की बात की उन्होंने ही, कि महिलाओं को भी शिक्षा की जाए, महिलाओं के अधिकारों की बात की कि हमारे ही समुदाय में, हमारे ही घर, हमारे परिवार में महिला को कितने अधिकार हैं, कितनी स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व के स्तर पर क्या चल रहा था, स्वतंत्रता, समानता। समझ रहे हो, ये वो दौर शुरू हो चुका था जब किसी देश में होने वाली घटनाएं सिर्फ उसी देश तक सीमित नहीं थी, वो किसी और देश में हुई घटना का परिणाम भी हो सकती थी। समझ रहे हो, क्रांति कहीं और हुई, उसका प्रभाव कहीं दूर तक पहुंचा और यहाँ के लोग जागरूक हो गए, उन्होंने कहा हम भी सुधार करें। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है वेस्ट का इफेक्ट, नहीं, नए विचारों का प्रभाव, नए विचारों का प्रभाव, कि नए विचारों को ग्रहण करो, अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए नए विचारों को ग्रहण किया जाए। इसीलिए अपने धर्म और समाज में सुधार की बात हुई, अपने धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को खत्म करके पश्चिमी व्यवस्था को अपनाने की बात नहीं हुई थी। समझना इस बात को, ये नहीं कह दिया था कि भारतीय समाज खराब है, हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं खराब है, इन सबको खत्म कर दो, जो वेस्ट का कल्चर है वो ले आओ, ये नहीं था ना। अपनी संस्कृति, अपना समाज, अपना धर्म, जो व्यवस्थाएं हैं उनमें जहां कमी है उस कमी को दूर। समझ आ रहा है? इसीलिए इस्लाम में, फिर धीरे धीरे पारसी वर्ग में और सिख वर्ग में धीरे धीरे सुधार के प्रयास हुए। तो अब हम कुछ नाम लिखेंगे। समझ में आया यहाँ तक? हाँ, मेंस के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कहीं से भी कनेक्ट करके यूपीएससी पूछ लेगा, तो आप एनालाइज जब करो तो इसी तरीके से करो। ठीक है, चलो अब लिखो। अब मुस्लिम वर्ग में सुधारवादी आंदोलन, पहला नाम लिखिए वहाबी आंदोलन। वहाबी मैं लिख देता हूं। वहाबी आंदोलन, लिख लिया? लिखो, इस आंदोलन की शुरुआत अरब के अब्दुल वहाब की शिक्षाओं और भारत के शाह वली उल्लाह, लिख देते हैं,
के द्वारा की गई, के द्वारा हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शाह वलीउल्लाह 18वीं शताब्दी के मुख्य धर्म सुधारक थे। इनके विचारों से प्रेरणा लेकर भारत में वहाबी आंदोलन की शुरुआत की गई। वहाबी आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के मुख्य नेता, पॉइंटर फॉर्मेट में लिख रहे हैं ना, जैसे नेक्स्ट लाइन हो, ठीक है, उसको अलग से लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना। जैसे अभी मैंने बोला कि इसके मुख्य नेता, तो ये आपको नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है, ठीक है। देखो, इसके मुख्य नेता सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद लिख दो, सैयद अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज शाह अब्दुल अजीज बरेलवी। अब ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली से थे, शुरू हुआ था ये आंदोलन, इसीलिए इसको बरेलवी नाम लिखा है, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज इसके मुख्य नेता थे, ठीक। लिखो, इनके द्वारा इस्लाम धर्म के पुनरुत्थान को प्रेरित किया गया। यह आंदोलन पश्चिमी प्रभाव, इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव, इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की प्रतिक्रिया माना जाता है। समझ में आया आपको ये इस लाइन का मतलब? अब देखो, कुछ लोग क्या कह रहे थे कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होना चाहिए, है ना। अब जब नए विचार आएंगे तो क्या होगा? नए विचार आएंगे तो जो इस्लाम है, जब नए विचारों को, आधुनिक विचारों को ग्रहण करेगा तो उसके जो परंपरागत जो रीतियां थी, जो परंपराएं थी, वो कैसे होंगी? वो चेंज होंगी, मतलब उदार होता चला जाएगा। अब जब ये उदारता या ये चेंजेस जब देखे गए तो कुछ इस्लामिक जो लीडर्स थे उन्होंने क्या कहा कि जो वास्तविकता है इस्लाम की वो खत्म होती जा रही है, जो पवित्रता है इस्लाम की, प्योरिटी है, वो नष्ट होती जा रही है, ठीक है। तो इसको इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की प्रतिक्रिया, उसके काउंटर में स्टार्ट हुआ ये। उन्होंने कहा कि पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण करने या पश्चिमी प्रभाव को ग्रहण करने के बजाय आप किसको ध्यान दो कि इस्लाम की जो वास्तविकता है, जो वास्तविक शिक्षा है, उसकी तरफ ध्यान। रिवाइवलिस्ट था ये मूवमेंट। कैसा था ये? रिवाइवलिस्ट। समझ आया? लिखो,
इस आंदोलन के जरिए इस्लाम की पवित्र वास्तविक पहचान को बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया, साथ ही कुरान और हदीस की शिक्षाओं पर जोर दिया गया। कुरान और हदीस हदीस भी लिखते हैं, हदीथ भी लिखते हैं, तो हदीस लिख लीजिए। कुरान और हदीस की शिक्षाओं पर जोर दिया गया, ठीक। और 1857 की जब क्रांति हुई थी तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी इन्होंने काम किया था, एंटी ब्रिटिश थे ये, ठीक है, स्टार मार्क करके लिख दो। इस आंदोलन के समर्थनकारियों ने 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में ब्रिटिश कंपनी का विरोध किया। कंपनी का विरोध किया। नेक्स्ट लिखिए, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन और भी हैं, आर्य समाज आ जाएगा, नोट्स दूंगी उनके, ठीक है। हिंदू धर्म से संबंधित जो मुख्य व्यक्तियों के बारे में जो नोट्स देने हैं, जो नोट्स हैं वो आपको मंडे तक मिल जाएंगे। कौन सा? हाँ हाँ 3 पढ़े ना, तो जो बच्चे हैं वो नोट्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, ठीक। कई बार क्या होता है ना, लिखाने में ही फिर बहुत ज्यादा समय लगता है, तो उस चीज का नोट्स मिल जाएगा। क्या हो, कुछ कहना चाह रहे? हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अलीगढ़ आंदोलन। हाँ, सेकंड आंदोलन है ये, लिखो। इस आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। अब देखो, वो पुनरुत्थानवादी था, रिवाइवलिस्ट, ये नए विचारों के प्रवर्तक थे। इन्होंने क्या कहा कि इस्लाम में अगर हम सुधार करना चाहते हैं धर्म और समाज दोनों में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नए विचारों को ग्रहण करना चाहिए, पश्चिमी शिक्षा पद्धति को जो कि विज्ञान पर आधारित है उसको अपनाना चाहिए। लिखो, सर सैयद अहमद खान, हाँ लिखो इसी में नेक्स्ट पॉइंट, सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समुदाय में सुधार के पक्षधर थे। इनके अनुसार पश्चिमी शिक्षा ब्रैकेट में लिखो आधुनिक शिक्षा जो कि विज्ञान पर आधारित है,
आधारित है, के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। इन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट पॉइंट, महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए। इनके द्वारा महिलाओं की शिक्षा एवं महिलाओं की शिक्षा की बात की गई एवं तीन तलाक, ट्रिपल तलाक जैसी परंपराओं को भी सुधारने की बात की गई या सुधारने के प्रयास किए गए। लिखो, इन्होंने या सर सैयद अहमद खान के द्वारा हाँ, इन्होंने ने, या तो लिखो इन्होंने या फिर इनके द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी, ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल साइंटिफिक लिखना है, सोसाइटी की स्थापना की गई। ब्रैकेट में टाइम लिख लो 1864, 1864। अब एक बात बताइए, जब ये शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे, जब साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने स्थापित की या साइंस बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे थे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, वुमेन एजुकेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में जब ये बोल रहे थे, तो बताइए कि इनका जो समुदाय है, जो खुद मुस्लिम समुदाय था, उसकी प्रतिक्रिया कैसी रही होगी? जो कट्टरवादी जो समुदाय था वो क्या कर रहा था? इनका विरोध कर रहा था। और देखिए, इसीलिए कहा जाता है सर सैयद अहमद खान बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि इम्पैक्टफुल, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व थे वो। और उनके आंदोलनों ने न सिर्फ समाज और धर्म में परिवर्तन किया, बल्कि उन्होंने राजनीति में प्रवेश, शासन व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए भी उन्होंने मुस्लिम जो स्टूडेंट्स थे, जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, उनको प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास शिक्षा होगी तो शासन व्यवस्था की नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, आपको शासन व्यवस्था का ज्ञान होगा तो आपका भी शासन में क्या होगा, धीरे धीरे जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरीके की बातें होने लगी, तो जैसे जो वहाबिस्ट थे, वहाबी आंदोलन वाले, वो कैसे थे? वो प्योर इस्लामिक फॉर्म की बात करते थे, वो अपनी परंपराओं की बात करते थे, वो धार्मिक कट्टरता की बात करते थे, वो इसके अगेंस्ट में आ गए। जब ये देखा गया कि उन्हीं के समुदाय ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, तो धीरे धीरे ये खुद चेंज होते चले गए।
धीरे धीरे ये चेंज होते चले गए। कहते कि सर सैयद अहमद खान शुरुआत में ये इक्वालिटी की बात करते थे, ये कहते थे कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या जितने भी धर्म भारत में हैं वो सभी धर्म अपनी अपनी जगह सही हैं, ठीक है। और जैसे हिंदू धर्म में बात होती थी कि सभी धर्मों का सार एक ही है, उस तरीके की विचारधारा थी इनकी शुरुआत में। और जब इनके अगेंस्ट में बहुत सारे जब एक्शंस लिए जाने लगे तो धीरे धीरे ये कैसे होने लगे, ये पॉलिटिकली शिफ्ट होते चले गए। इन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना कम कर दिया। पॉलिटिकली ये मुस्लिम कैंडिडेट्स को, मुस्लिम लोगों को एम्पावर करते रहे कि आप भी राजनीति का हिस्सा बनिए। और धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि एक लिबरल और एक जो न्यूट्रल जो एक व्यक्तित्व था, निष्पक्ष, अब वो किधर शिफ्ट होने लगा, धीरे धीरे इस्लामिक की तरफ। राजनीतिक क्षेत्र में वो एम्पावर कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे। और पहले जो निष्पक्ष भाव से वो बात करते थे, उदारता की बातें करते थे, अब उन्होंने, उनका नेचर बाद में कैसा होता चला गया, बाद में यही इस्लामिक की तरफ शिफ्ट होने लग गए। इस्लाम को ज्यादा महत्व देने वाली बात, ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक लोगों को, क्योंकि इस्लाम से तो थे ही, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करने लगे राजनीतिक रूप से, मतलब एक्टिव होने के लिए। सपोर्ट में नहीं, लेकिन दबाव में आने के बाद इन्होंने अपना काम करना थोड़ा चेंज कर दिया। देखो क्या होता है, शुरुआत में जब नए विचारों से प्रभावित होते हो तो कोशिश करते हो कि समाज में परिवर्तन हो, धर्म में परिवर्तन हो। अब आप ऐसे ऐसे मुद्दे छेड़ रहे हो, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे छेड़ रहे हो, है ना। आप बात करते हो महिलाओं की जागरूकता की, महिलाओं को शिक्षा की, मुस्लिम वर्ग में साइंटिफिक एजुकेशन की, विज्ञान की। तो इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि अगर आप ये कह रहे हो कि विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करो तो हमारी जो धार्मिक जो शिक्षाएं दी जा रही हैं तो क्या वो खराब हैं? क्या उनसे लोगों का विकास नहीं होता? तो उनके ऊपर ये आरोप लगाए जाने लगे कि आप धर्म के विरुद्ध काम कर रहे। और जब इस तरीके के उनके ऊपर आरोप बार बार लगाए जाने लगे, उनके ऊपर दबाव डाला गया, तब तक वो एक ऐसा एक व्यक्तित्व तो बन चुके थे कि उनके विचारों से प्रेरित होकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो राजनीति की तरफ उनका रुझान होता चला गया। उन्होंने लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम समानता की बात, उदार व्यवहार की बात, ये जो बातें थी, ये करना उन्होंने कम कर दिया। हाँ, गलत तो गलत है, लेकिन बाद में वो अपने ही समुदाय के जो कट्टरपंथी लोग थे उनके दबाव में आके वो खुद ही क्या होते चले गए, कट्टर नहीं होते गए, लेकिन खुद उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद जो पहले जो धर्म और समाज में लिबरल आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे, उदार विचारों को प्रमोट कर रहे थे, उदारता को इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने बस युवाओं को प्रेरित करना शुरू कर दिया कि राजनीति में आइए, शासन व्यवस्था में हिस्सा लीजिए। मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक रूप से जागरूक करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो पहले जो उदार थे, निष्पक्ष थे, वो धीरे धीरे वापस दबाव में कैसे हो गए, वो सिर्फ इस्लामिक लीडर रह गए। समझ में आया? सिर्फ इस्लाम में सुधार की बात करने लगे, इस्लामिक युवाओं की बात करने लगे, उन्हीं के अधिकारों की बात करने लगे, उन्हीं के राजनीति में प्रवेश की बात करने लगे, हर चीज को फिर समुदाय से जोड़कर ही देखने लगे। समझ में आ रहा है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस? हाँ, पहले वो उदार विचार थे, वो कहते थे सभी एक हैं, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति उदार व्यवहार होना चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस की वो बात करते थे, धार्मिक सहिष्णुता की बात करते थे। बाद में वो कहते हैं ना अपने धर्म के फेवर में राजनीतिक रूप से बातें करना, उस तरीके की उनकी विचारधारा धीरे धीरे दबाव के कारण कहीं ना कहीं हो गई। तो शुरुआत में उनको मतलब थे तो सुधारक ही, पहले वो निष्पक्ष होकर सुधार कर रहे थे, बाद में वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक लोगों को ज्यादा ज्यादा प्रेरित कर रहे थे, ये कह के कि देखो आप पीछे हो, शिक्षा कितनी पीछे रह गई आपकी, जीवन स्तर कितना पीछे है आपका। जब कंपैरिजन करके आप जब किसी को प्रेरित करोगे तो दो वर्गों के बीच में प्यार मोहब्बत रहेगी क्या? नहीं ना, वो आता है ना धीरे धीरे कि ये अलग ये अलग। तो वो धीरे धीरे दबाव के कारण उनके मन में भी वो बात आई, दबाव में आए वो भी। अब इसी पे क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे
जैसे ये 2-4 नाम और लिखवा देती हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? चलो लिखो। लास्ट लाइन क्या लिखी थी, बोलिए। लिखो। इन्होंने पश्चिम के साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। नेक्स्ट पॉइंट, 1877 में 1877 में 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। यह कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, लिखो। सर सैयद अहमद खान शुरुआत से धार्मिक असहिष्णुता लिखवा रही हूँ, इंटॉलरेंस के विरुद्ध थे। इन्होंने बहुविवाह का भी विरोध किया। इनके द्वारा एक पत्रिका संपादित की जाती थी। एक मिनट, तहजीबुल अखलाक। अखलाक नाम है, ये लिख लो जल्दी, ये पत्रिका का नाम है। लिखो, पहले नाम लिखो, तहजीबुल अखलाक। सामाजिक सुधार, क्या मतलब इसका? कि समाज में सुधार से रिलेटेड इसके थीम हुआ करते थे, सामाजिक सुधारों से रिलेटेड संबंधित विषय हुआ करते थे इनके। ठीक है, लिखो। इनके द्वारा मुस्लिम युवाओं को राजनीतिक रूप से जागरूक होने की प्रेरणा भी दी गई। राजनीतिक रूप से जागरूक होने की प्रेरणा दी गई। स्टार मार्क करके नेक्स्ट लाइन लिखना। समाज के कट्टरपंथी लोगों के द्वारा इनका विरोध किया गया।
नेक्स्ट लिखो, अगला आंदोलन लिखो, देवबंद आंदोलन। देवबंद, देवबंद मूवमेंट लिखो, देवबंद आंदोलन एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसकी शुरुआत इस्लाम धर्म के कट्टरपंथी नेताओं के द्वारा की गई। जिसकी शुरुआत इस्लाम धर्म के कट्टरपंथी नेताओं के द्वारा की गई। इनका उद्देश्य, इस आंदोलन का उद्देश्य कुरान और हदीस की शिक्षाओं को प्रोत्साहित करना और इस्लाम की वास्तविक पवित्रता को कुरान और हदीस की शिक्षाओं को प्रोत्साहित करना और इस्लाम की वास्तविक पवित्रता को पुनः स्थापित करना था। ठीक है, तो इस्लाम में कुछ कैसे थे, पुनरुत्थानवादी, और कुछ नए विचारों के क्या कहते हैं, प्रवर्तक थे, जिन्होंने नए विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए कहा। सर सैयद अहमद खां का उसका नाम बहुत ज्यादा है, और इनका नाम हम वापस सुनेंगे जब हम राजनीतिक आंदोलन की बात करेंगे। ठीक है, जब ये उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो उसी निष्पक्षता को बनाए रखे, लेकिन कहीं ना कहीं सप्रेशन हुआ। ठीक है, उनका विरोध बहुत ज्यादा हुआ। नेक्स्ट लिखिए, अब 2-3 एग्जाम्पल काफी हैं इसके, डिटेल्ड नोट्स का पीडीएफ मिलेगा आपको। अच्छा, अब हम पारसी धर्म में जो सुधारवादी आंदोलन हुए उनके बारे में लिखते हैं। लिखो, कुछ कह रहे थे आप? हाँ लिखो, पारसी धर्म में सुधार आंदोलन। अच्छा, ये पारसी धर्म क्या है बताओ? पारसी धर्म क्या है? ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से है इसका? कहाँ से? वेरी गुड, नाम से ही, इसीलिए मैंने पूछा आपसे ये। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? पर्शियन रीजन जो है, ठीक है, वहां से, ईरान में से इसका उदय है। और जो ईरान से जो लोग भारत की तरफ आए, इसे ज़ोरोएस्ट्रियन भी कहा जाता है। ठीक है, ज़ोरोएस्ट्रियन उसी से रिलेटेड है। और पारसी धर्म के लोग भारत में भी थे, और जब ये भारत में आए तो वही प्रभाव था इनके ऊपर, कहीं ना कहीं समाज में वही महिलाओं के बीच असमानता, समाज के लोगों के बीच में असमानता, शिक्षा का स्तर कम है। देखो, जब भी क्वेश्चन आए ना, एक चीज ध्यान रखना, 2-3 चीजें सब में कॉमन है।
इसका मतलब क्या हुआ कि शायद वो समय ऐसा रहा होगा जब मानसिकता सबकी एक जैसी ऐसी रही होगी, मिलती जुलती, है ना। और जब परिवर्तन वाला जो समय आया तो उस समय मानसिकता में सबके ही सुधार आया एक साथ। धीरे धीरे किसी ने उसको क्या कहा, किसी ने नए विचारों को अपना लिया, किसी ने कहा नहीं हम तो पुराने वाले ज्यादा सही थे। ठीक है, तो भारत में पारसी धर्म का जो सबसे मुख्य आंदोलन है, एक नाम है वो बहुत ज्यादा आता है, लिखो, रहनुमाई मजदायसान सभा, रहनुमाई मजदायसान सभा। ये एक ऐसी एसोसिएशन, एक ऐसी सोशल रिफॉर्म वाली एक सभा बनाई गई थी जिसमें पारसी धर्म से जुड़े हुए जो लोग थे उनमें सुधार के लिए प्रयास किए गए। लिखो, रहनुमाई मजदायसान पारसी धर्म में सुधार के लिए गठित एक सभा थी जिनके द्वारा समाज में समानता, महिलाओं को शिक्षा, महिलाओं को समानता, की बात की गई। भारत में इस आंदोलन के मुख्य प्रवर्तकों में नौरोजी परदौनजी, एक ही नाम है ये, और दादा भाई नौरोजी शामिल थे। नौरोजी फरदौनजी और दादा भाई नौरोजी शामिल थे। इनका सहयोग एस बंगाली के द्वारा भी किया गया। एस बंगाली के द्वारा भी इनका सहयोग किया गया। इन्होंने पारसी धर्म समुदाय में सहयोग किया इन दोनों का। इन्होंने पारसी धर्म समुदाय में शिक्षा का प्रसार किया। ये पॉइंट लिख लिया था ना, महिला शिक्षा और महिलाओं की समानता की बात की, बस काफी है। अब लिखो सिख सुधार आंदोलन, नेक्स्ट पॉइंट। देखो, जो सिख सुधार आंदोलन है वो उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग है। वो ऐसा नहीं है कि वो समाज की किसी परंपरा को बदलने की बात कर रहे थे या समाज में शिक्षा की बात कर रहे थे, समाज में वो बदलाव की बात नहीं कर रहे थे। सिख धर्म में सुधार का आंदोलन था
लेकिन उनके परंपराओं से संबंधित नहीं था, उसके प्रबंधन से संबंधित था। मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारास किससे रिलेटेड था? ये गुरुद्वारों के प्रबंधन से संबंधित था। लिखो, सिख धर्म सुधार आंदोलन, इसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन या गुरुद्वारा प्रबंधन, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन लिख लो, के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में, इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में खालसा कॉलेज ब्रैकेट में लिखना अमृतसर, इसकी शुरुआत खालसा कॉलेज अमृतसर की स्थापना से हुई। इस कॉलेज का उद्देश्य, इस कॉलेज का उद्देश्य गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि सिख साहित्य और शिक्षाओं को प्रसारित एवं प्रोत्साहित करना था। इसका उद्देश्य गुरुमुखी लिपि, उसके साहित्य एवं शिक्षाओं को प्रसारित करना और प्रोत्साहित करना था। ठीक है, देखो ये जो वहाबी आंदोलन जो हमने बात की थी ना शुरुआत वाले, वो जो वहाबी आंदोलन था उसका उदय शुरुआत में हुआ था सिखों के अगेंस्ट में, पंजाब वाले रीजन में। ठीक है, और बाद में वो टिल्ट किधर हो गए? 1857 के आसपास वो टिल्ट हो गए किधर? ब्रिटिश के अगेंस्ट में, वरना दो धर्म के लोग ही आपस में लड़ते। ठीक है, लिखो, सिख धर्म में सुधार की नई लहर 1920 के बाद अकाली आंदोलन के नाम से शुरू हुई। अकाली आंदोलन 1920 के बाद से अकाली आंदोलन के अकाली लिख लिया, आंदोलन के नाम से शुरू हुई। इस आंदोलन में गुरुद्वारों के प्रबंधन पर सवाल उठाए गए, गुरुद्वारों के प्रबंधन पर सवाल उठाए गए। ब्रिटिश शासन ने इस आंदोलन का समर्थन किया या सहयोग किया, ऐसा लिखना, सहयोग किया, और एक नए कानून के माध्यम से गुरुद्वारों के प्रबंधन में परिवर्तन किए। प्रबंधन, मैनेजमेंट, प्रबंधन में परिवर्तन किए। नए कानून के हिसाब से, नए कानून के अनुसार नए कानून के अनुसार
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया, कमेटी का गठन किया गया और इसे गुरुद्वारों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई, गुरुद्वारों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई, जो कि पहले गुरुद्वारों के जो प्रीस्ट होते थे ना, पुजारी वर्ग जो होता था, मतलब गुरुद्वारों की तरफ से जो गुरु हुआ करते थे, ठीक है, प्रीस्ट, उनके नियंत्रण में था, ऐसे लिख लो, जो कि पहले गुरुद्वारों के पारंपरिक गुरुओं या पुरोहित वर्ग के नियंत्रण में था। ठीक है, अब इसके बाद से, इसीलिए अब जो गुरुद्वारों का जो नियंत्रण है वो किसके हाथ में है? वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी देखती है सारा। पहले अलग अलग गुरुद्वारों में जो अलग अलग जो गुरु हुआ करते थे, जो पुरोहित वर्ग हुआ करता था, वो क्या सोचते थे कि उनका जो गुरुद्वारा है वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो भ्रष्टाचार यहाँ पे बहुत ज्यादा होता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो हमारा धर्म ही कैसे हो जाएगा, अलग अलग लोग आपस में, अलग अलग गुरुद्वारों के लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे, अपने अपने गुरुद्वारे को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि अब इसको लीगलाइज तरीके से मैनेज किया जाए, इन सबको हटाया जाए और एक कमेटी बनाई जाए, और वही कमेटी जितने भी गुरुद्वारे होंगे उन सबको मैनेज करेगी। ठीक है, सब पे कंट्रोल करेगी। इसीलिए सबके नियम उसी हिसाब से बनते हैं, गुरुद्वारों के नियम भी, उसमें फिर कोई रीजनल लेवल पे उसको चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, एक और लिख लो बस, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल, नेक्स्ट अलग, हाँ, थियोसॉफिकल यहाँ पे ये जो वर्ड है, एक है थियो और दूसरा सोफिकल, मतलब सोफिया से बना है। तो थियो का मतलब होता है गॉड या डिवाइन, और सोफिया ये बना है किससे? इसका मतलब होता है विजडम, तो दैवीय या ईश्वरीय ज्ञान की बात इसमें होती थी। और इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी जो शुरुआत की, ठीक है, वो भारत के लोगों के द्वारा नहीं की गई, वो यूरोपियंस के द्वारा की गई। भारत के धर्म और भारत की संस्कृति, भारत की धार्मिक मान्यताओं, भारत के दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे वो। ठीक है, हमारे दर्शन क्या कहते हैं? दैवीय ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने अंधविश्वासों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो भारत का जो दर्शन है, जो भारत का सांस्कृतिक ज्ञान है, उससे वो बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने भारत के बाहर थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत की। हाँ, यूरोप में इसकी शुरुआत हुई। प्रेरणा किससे ली?
भारत की संस्कृति से, भारत का जो धार्मिक ज्ञान है, ठीक है, उससे रिलेटेड लिखो। इस आंदोलन की शुरुआत मैडम HP, नाम याद कर लेना अभी, ब्लावत्स्की, ठीक है, एक मिनट, टी पहले आता है, ब्लावत्स्की लिख लो फटाफट। मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कर्नल MS आलकट के द्वारा, MS आलकॉट के द्वारा भारत की संस्कृति और ज्ञान से प्रेरित होकर, भारत की संस्कृति और ज्ञान से प्रेरित होकर न्यूयॉर्क शहर में, कहाँ पे, US में है ये, ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में की गई ठीक है, एक सोसाइटी के रूप में इसका गठन हुआ था, सोसाइटी बनाई थी प्रॉपरली, जो सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो ज्ञान है, जो दर्शन है ना, उसको प्रोत्साहित करते थे वो, ठीक है। और लिखो, इस सोसाइटी का गठन 1875 में हुआ, इस सोसाइटी का गठन 1875 में हुआ। इसका मुख्य केंद्र भारत में वर्ष 1882 में अडेयार में स्थापित किया गया। अडेयार शब्द पढ़ा है कहीं? बैटल ऑफ अडेयार पढ़ी थी ना, बैटल ऑफ अडेयार, बैटल ऑफ अंबर, है ना। अडेयार में 1882 में स्थापित किया गया। इस सोसाइटी के द्वारा धर्म की रूढ़ियों और अंधविश्वासों की आलोचना की गई। क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गए? तो एक लाइन छोड़ दो, आगे लिखो। इस सोसाइटी के द्वारा धर्म की रूढ़ियों और अंधविश्वास का विरोध किया गया। आलोचना की गई, ये लिख दो। विरोध किया गया, ये लिख दो। ठीक है, दोनों ही ठीक है, जिसने जो लिख लिया ठीक। आलोचना की गई या उसका विरोध किया गया, ठीक है, इनके द्वारा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इनके द्वारा योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की बात की गई। योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की बात की गई। ठीक है जी, इसका नाम ही क्या है? थियोसोफिकल। थियो गॉड, दैवीय या ईश्वरीय, और सोफिकल ज्ञान, विजडम। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, ये बिल्कुल भारत के दर्शन से रिलेटेड है। जैसे भारत का दर्शन क्या कहता है?
हमारा दर्शन ये कहता है कि जितने भी मानव हैं उन सब की जो रचना है वो किसके थ्रू हुई है? एक सुप्रीम सोल से हुई है, जिसे हम परम आत्मा या गॉड कहते हैं। ठीक है, और इसकी अनुभूति हमें बाहर कोई आडंबर या अंधविश्वास करके नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि हम उसके अंश हैं। तो जब हम अपने आंतरिक मन में जब उसको मतलब उसका आभास करेंगे ना, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, तब उस चीज की अनुभूति होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो धर्म में जो अभी ये चल रहा है, अंधविश्वास चल रहा है, धर्म में एक दूसरे को ऊंचा या नीचा दिखा रहे हैं लोग, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। धर्म की वास्तविकता कहाँ पे छुपी हुई है? दर्शन में है। और वो क्या कहता है कि योग के माध्यम से पहले खुद का ज्ञान लो, पहले खुद को समझो, और फिर ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, जो भारतीय दर्शन में होता है उसी को इन्होंने प्रमोट किया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया, और जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो आपको बाद में पीडीएफ में दे दूंगी। मैंने सोचा था 1 ही घंटे की क्लास होगी, पता ही नहीं चला 2 घंटे हो गए। ठीक है, चलिए ठीक है, जितना अभी लिखा दिया है उसको याद कर लेना, और एनसीईआरटी की बुक से टॉपिक कवर कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मंडे क्लास होगी। नेक्स्ट टॉपिक होगा भू राजस्व नीति, और होमवर्क लिखिए। होमवर्क लिखिए, होमवर्क, भू राजस्व नीतियां, होमवर्क है ये। भू राजस्व नीतियों से रिलेटेड जो आपके क्लास बुक में जो चैप्टर है ना एनसीईआरटी का, उसे पहले पढ़कर आएंगे। अभी क्या हो रहा था, मैं टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद बोलती थी कि इसको बुक से पढ़ लेना। अभी आपको पहले बुक से पढ़ना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का समाज, धर्म और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, 18वीं 19वीं शताब्दी में या 18वीं 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की सीमाओं पर चर्चा कीजिए। सीमाओं की चर्चा कीजिए। लिमिटेशंस क्या थी इनकी? क्या हो सकती है लिमिटेशंस में? बताइए क्या होगा लिमिटेशंस में? सोचिए, अभी जो हम वहाबी आंदोलन पढ़ रहे थे, उसके बाद जब हमने अलीगढ़ आंदोलन पढ़ा था, तो हमने कुछ बात की थी। वेरी गुड। ठीक है, तो जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन थे, इनकी सबसे बड़ी जो लिमिटेशन थी कि इनको अपने ही समुदाय, फिर चाहे वो हिंदू धर्म के ही क्यों ना हो, जब हिंदू धर्म में, जब आप बताइए, जब सती प्रथा का विरोध हो रहा था तो सबने स्वागत थोड़ी ना किया था इसका। जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने विरोध किया। ठीक है, अच्छा आपने कुछ पूछा था, आपने कुछ पूछा? देवबंद आंदोलन के नहीं लिखा? लिखो। मोहम्मद कासिम ननौतवी नहीं लिखा था पहले? नहीं लिखा? हाँ, उसके लिख लो, मुख्य नेताओं में लिख लो, उनके मुख्य नेता में।
मोहम्मद कासिम ननौतवी, और दूसरा नाम अहमद राशिद गंगोही। या गंगोई भी लिखते हैं, अहमद राशिद गंगोई। और कुछ हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, याद करके आना ये सारा, ठीक है। और जो 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो लिमिटेशंस वाला क्वेश्चन, देखती हूँ कितने पॉइंट्स आप लिख सकते हो, एक दूसरे की हेल्प भी ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बना के लाने हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। कौन, मैं? हाँ बस अभी थोड़ी देर।